कहां तक हुआ था? हम लोग सीपीसीवी में रिलेशन देख रहे थे ना, और हम लोगों ने देखा था शायद यहां तक के सीपी अपान टीबी इक्वल टू था टीएच अपान डीई के, और ये इक्वल टू था 1+2 अपान एन के, 1+2 अपान एन के, और इसी को हम स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा से, यहां तक हम लोग देख चुके थे ना। आगे देखते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है? 3 होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस एक परमाणु वाली जो गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन की वैल्यू कितनी होती है? 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके पास केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू गामा 1+2/n, ये हो जाएगा 1+2/3। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 ले लेंगे, 3 + 2 ये हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा? 1.6867 कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की वैल्यू 1.66 या 67 कर लें, और ये जो है आर्गन है, हीलियम है, इन सब के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। 1.67 या 1.66 भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल इसके लिए हीलियम है, आर्गन है, ये मोनोएटॉमिक, जितनी अक्रिय गैस हैं मोनोएटॉमिक गैस हैं, और उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.66 होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए, फॉर डाई एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? एन कितना होता है? 5। इसमें ट्रांसलेशनल 3 होता है, रोटेशनल 2 होता है, 5 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1+2/n, 1+2/5, और 5+2 यानी कि 7/5, यह हो जाएगा 1.40, ठीक है। इसमें सी हम कहें O2 है, S2 है, O2 है, N2 है, एक्सेट्रा। वैसे लीनियर ट्राइएटॉमिक अगर बेंडिंग ना हो तो उसमें भी 2 ही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। CO भी इसी कैटेगरी में आएगा, CO।
मिटा दे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एन की वैल्यू 6 होता है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री या फ्रीडम 3 और रोटेशनल भी क्या होता है 3, टोटल 6 होते हैं। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2/n, ये हो जाएगा 1 + 2/6, ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 8, और 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 बचेगा 3 इसमें CO2 है, H2S है, SO2 है, CO2 H2O H2S SO2, ये सभी इस क्लास में आते हैं ट्राइटन। मिटा दे, नीचे मिटा दे। अब देखिए, अगर हमने देखा कि Cp और Cv के बीच किसी गैस के लिए Cp और हमेशा Cv से ज्यादा होता है, और जो दोनों में डिफरेंस है वो 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो गैस द्वारा कार्य किया जाता है उसी के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखिए, Cp - Cv = है PdV के, यही है ना, ये हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन किसी ठोस या लिक्विड का यदि आप ताप या दाब बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। किसी ठोस या लिक्विड का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, लगभग शून्य मान सकते हैं। ठीक है ना। किसी लिक्विड के पर दाब बढ़ाइए, उसके आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ठोस पर आप दाब बढ़ाइए तो ठोस के आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो उसके द्वारा या उस पर किया गया कार्य लगभग शून्य के बराबर होगा। ये बहुत छोटा है तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। एक लाइन, किसी ठोस या तरल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा अधिक, यानी कि 2, 4, 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें, अधिक बढ़ाने पर, क्योंकि ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे ही किया गया कार्य है ना, अधिक बढ़ाने पर उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। नगण्य परिवर्तन होता है।
अतः पीडीवी को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता, ठीक है ना। अर्थात पीडीवी ये लगभग शून्य के बराबर, आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाए तो किसी तरल अथवा ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, डीवी शून्य होगा तो पीडीवी भी शून्य होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में देखिए Cp माइनस Cv ये शून्य के बराबर, यानी Cp इक्वल टू Cv के, या डेल H ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू डेल E ओवर डेल V एट कांस्टेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सारे रिलेशन नोट कर लीजिए। ठीक है ना। सीपीसीबी लगभग बराबर होंगे। सीपीसीबी का डिफरेंस किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगा, शून्य होगा। ऊपर बैठा दें। किसी गैस के लिए Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, ठोस तथा तरल के लिए Cp माइनस Cv लगभग शून्य होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अगला पॉइंट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मिटा दे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखिए, यदि किसी निकाय से नियत आयतन पर दाब परिवर्तन द्वारा यदि हम कोई कार्य प्राप्त करते हैं या हमें कोई कार्य मिलता है, तब हम उस कार्य को प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। किसी निकाय द्वारा नियत दाब पर या दाब के विपरीत आयतन परिवर्तन से हमें अगर कोई कार्य मिलता है, उस कार्य को हम दाब आयतन कार्य, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। तो एक लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाह्य दाब के विपरीत निकाय के आयतन परिवर्तन से जुड़े कार्य को बाह्य दाब के विपरीत निकाय के आयतन परिवर्तन से जुड़े कार्य को निकाय का दाब आयतन कार्य कहते हैं। कार्य
W इक्वल टू यानी कि दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य ये होता है P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम के वाहिदाब इंटू आयतन में परिवर्तन, या हम लिख सकते हैं m, इसको एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी के पीवी किसके बराबर होता है? एन आर टी के। वॉल्यूम बदलेगा तो टेम्परेचर बदल सकता है। पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के, और यही एम जी एच के बराबर, एम जी एच के। ठीक है, अगर आप देखिए जैसे कोई पिस्टन है, इसका इस पर जो दाब है बाहर से P एक्सटर्नल, वो P के बराबर है, और इसके आयतन में परिवर्तन यदि यहां से आयतन यहां तक फैला, आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी है। इस परिवर्तन में क्या किया कार्य? P डेल्टा वी के बराबर। ये आयतन को हम गर्म करके भी परिवर्तित कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर में डेल्टा टी का परिवर्तन हुआ हो तब वही वर्क एन आर डेल्टा टी के बराबर होगा। इस पे हम m द्रव्यमान की वस्तु को लटका कर भी इसके आयतन को बढ़ा सकते हैं, और एम जी एच के बराबर तब कार्य होगा यदि लटकी हुई वस्तु का द्रव्यमान m है तब। ठीक है, तो P डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, और यही एम जी एच के बराबर होता है। वर्क जो है यह पाथ फंक्शन है, यानी परिवर्तन किसमें? वॉल्यूम में। किस प्रकार से किया गया है? ठीक है, आइसोथर्मल नियत ताप पर या एडियाबेटिक बगैर हीट एक्सचेंज के नियत, यानी कि आइसोथर्मल वे में आयतन परिवर्तन किया गया है या एडियाबेटिक वे में, किस प्रकार से आयतन में परिवर्तन किया गया है या किस तरीके से हीट दी गई है, इस पर निर्भर करता है किए गए कार्य की मात्रा, अर्थात कार्य पाथ फंक्शन है। ठीक है ना, ये जो है आयतन में परिवर्तन किस प्रकार से किया गया है इस बात पर निर्भर करता है। मिटा देना ऊपर। तो अगला पॉइंट, कार्य एक पाथ फंक्शन है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पाथ, नेचर प्रोसेस का कैसा है, प्रोसेस किस पाथ से चल रहा है इस पे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलो। नेचर क्या हो सकता है? आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक और रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ये विभिन्न प्रकार के पाथ। ठीक है ना, हमने हीट आइसोथर्मल दिया है कि एडियाबेटिक वे में, वॉल्यूम चेंज रिवर्सिबल वे में हुआ है कि इरिवर्सिबल में, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है वर्क की मात्रा। ठीक ना,
ये पीसीएस 2002 का सवाल, पीसीएस 2002 में पूछा है। हाँ, वर्क पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है क्या, ठीक है ना। अब देखते हैं, हमने बताया कि किसी सिस्टम को हम हीट आइसोथर्मल वे में दे सकते हैं या एडियाबेटिक वे में। आयतन का प्रसार रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल वे में हो सकता है, और अलग अलग परिस्थितियों में जो कार्य हम करते हैं या जो कार्य हमें मिलता है उसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस का। दूसरा ये भी है कि गैस रियल है कि आइडियल, ये भी एक होता है आइडियल गैस। गैस कैसी है, ये विभिन्न फैक्टर हैं जो कार्य को निर्धारित करते हैं, इन सब पर कार्य निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल ही आपको देखना है, रियल नहीं देखना है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आदर्श गैस का अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो विभिन्न उष्मागतिकीय जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें किस प्रकार का, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें किस प्रकार का चेंज होना है, ये हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा ई। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, समताप प्रक्रम है, तब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में आदर्श गैस की इंटरनल, देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रकार का प्रोसेस है, आइसोथर्मल। हम ये जानते हैं किसी भी आइडियल गैस, गैस आइडियल है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, किसी आदर्श गैस आइडियल गैस की एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जहां इंटरनल एनर्जी पढ़ाया है वहां लिखाया है इस पॉइंट, ठीक है ना। गैस आइडियल है और उसका प्रसार समताप है, आइसोथर्मल है, अर्थात ऐसी स्थिति में गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा ई किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, मिटा दे। आदर्श गैस आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसके परम ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके परम ताप पर निर्भर करता है। किसी समताप प्रक्रम में, समताप प्रक्रम में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। समताप प्रक्रम में निकाय का ताप परिवर्तित नहीं होगा। निकाय का ताप परिवर्तित नहीं होता है। अतः उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। निकाय की आंतरिक ऊर्जा
अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। अर्थात डेल्टा ई किसके बराबर होगा, जीरो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य के बराबर होगा। ठीक है ना, किसी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यदि आइडियल गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन देखते हैं। एंथैल्पी में क्या कहना है आप लोगों का, एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार का होगा, बताओ भाई। हमने इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन तो शून्य बताया, किस प्रकार, किस प्रक्रम में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का है तो। एंथैल्पी में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, मिटा दे, बढ़ेगा घटेगा कि कुछ नहीं होगा। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। यदि किसी गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाए तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। देखिए अगर हम एंथैल्पी देखें तो H इक्वल टू होता है E प्लस पीवी के, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी के। आयतन में परिवर्तन, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा E प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है ना, पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है, चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी के, पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के, यही होगा। आयतन में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के कारण अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन में परिवर्तन। अब देखिए यहां पर जो है डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा ई किसके बराबर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अभी ऊपर हमने प्रूव किया जीरो है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी भी क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस टी डी बी के, या यही बराबर है डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी के। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो, और टेम्परेचर में भी चेंज क्या होता है, जीरो। जब ये दोनों टर्म जीरो हैं तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अर्थात किसी आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाए तब रिवर्सिबल वे में, तब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा और इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब Q को कैलकुलेट करते हैं, हीट का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी सिस्टम को दी गई या सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई हीट Q। जाओ पीछे से आगे लिख रहे हैं, पीछे से आगे लिख रहे हैं, अरे रफ है तो क्या इसका मतलब है? तो यार फिर ऐसा इसको ऐसे कर देते ना, देखिए अकल बता दे, इधर से फिजिक्स लिखते गए ना, ये फिजिक्स है, और इसको बदल के इधर से केमिस्ट्री लिखते चलते, कहाँ लिख रहे हैं ना, तो इधर से सीधा होता ना, जहां दोनों मिल जाता वही रोक देते। अब ये क्या किया, इधर से फिजिक्स लिखे हैं, फिर ऐसे कॉपी करके उल्टा
पहला पहला पे दूसरा ऐसे उल्टी दिशा में लिखने, अरे कापी पलट देते लिखते सीधे सीधे, कापी पलट देते लिखते सीधा, प्लेन कापी तो है ही है, बेटा दे कितनी अकल बताई जाए समझे में नहीं आता, कहां कहां तक सिखाया जाए। बड़े हो गए, बूढ़ हो गए, दाढ़ी मूछा आ गया, घोड़े जैसे हो गए। हमारी माता जी कहती थी घोड़े जैसे हो गए हो, एक पैसे का सहूर नहीं है, तो घोड़े जैसे हो गए हैं, सहूर एक को नहीं है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्यू। क्यू क्यू हीट एक्सचेंज, ये देखा, अगर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखें, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए डीई इक्वल टू था क्यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये क्यू प्लस डब्ल्यू हीट सिस्टम द्वारा प्राप्त हीट और सिस्टम पर किए गए वर्क दोनों के योग के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई क्या होता है, 0। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, समताप प्रक्रम के लिए डीई किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, अतः डी इसको 0 कर देंगे, 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के, या क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू पॉजिटिव है ना, तो ये निकाय को दिया गया ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, और ये नेगेटिव है ना, डब्ल्यू नेगेटिव, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा इस प्रकार हम कहें कि किसी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में या आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः किसी समताप प्रक्रम में, अतः समताप प्रक्रम में निकाय द्वारा प्राप्त ऊष्मा, ठीक है, निकाय द्वारा किए गए कार्य का के बराबर, ठीक है। मिटा दे। अब देखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, वर्क डन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। किसी जो है उत्क्रमणीय समताप, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय समताप प्रसार में किया गया कार्य, ठीक है ना। रिवर्सिबल है और समताप है। गैस आइडियल है, एक बार शुरू में लिखा दिया आइडियल गैस है, हर जगह वही मानेंगे जब तक रियल की बात नहीं होती। देखा जाए, यदि कोई पिस्टन हमने मान ले, एक ये सिलेंडर, इस पे एक पिस्टन लगा है, पिस्टन पर कोई लोड है ना, तो पिस्टन पर जो लोड लगा होगा या जो बाहरी दाब है वही एक्सटर्नल प्रेशर इसका कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल। पिस्टन पर जो दबाव है, जो लोड है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है, और इसका वॉल्यूम जो है, ये इतना गैस जो अंदर भरा उसका वॉल्यूम है, V है। सपोज कर ले इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन में प्रसार हुआ, पिस्टन प्रसारित होकर के यहां आ गया, तो आयतन अब कितना हो गया, इतना हो गया ना। आयतन में परिवर्तन कहां से इतना हुआ, इसको हम डेल्टा V कहें ना। आयतन में परिवर्तन डेल्टा V, ये आयतन में परिवर्तन, और ये एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। ये आयतन में परिवर्तन और ये, इन्हीं दोनों, जब पिस्टन यहां से यहां तक फैला, आयतन में इतना चेंज हुआ डेल्टा V, तो इस दाब के अगेंस्ट फैला है, तो किया गया कार्य कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। पिस्टन का दाब यानी पिस्टन का लोड P है, P एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस फैली है, यहां से पिस्टन यहां तक गया, आयतन में परिवर्तन डेल्टा V का है। तो यही आयतन में परिवर्तन और एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V क्या कहलाएगा, वर्क के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं। यदि एक्सटर्नल प्रेशर 0 कर दिया जाए, जैसे हम गए कहीं युद्ध लड़ने गए, उधर से बहुत बड़ी सेना है, यानी कि सेना की ताकत बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, उधर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, और हम इधर से गए और उसको पछाड़ दिए ढकेल के, यानी कि यहां से शिफ्ट कर दिया यहां, तो हमारी जो है, हमारा कार्य बहुत ज्यादा रहा, हमने बहुत बड़ा युद्ध जीता। और वहां हम जाएं ऐसी स्थिति में जहां एक भी सिपाही विरोध में ना हो, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, 0, 2-4 बार तलवार इधर उधर लहराए और यहां से यहां तक गए, घूम तार के देखते चले आए, तो हमने कहा वर्क क्या किया, शून्य। एक्सटर्नल प्रेशर विरोध जितना ज्यादा होगा, हमारे द्वारा किया गया वर्क उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आयतन प्रसारित होता है, तो लेकिन यदि ये 0 है तो निर्वात में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अगर किसी गैस का प्रसार वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, तो उस प्रसार में किया गया कार्य शून्य होता है। बस गैस आइडियल हो, गैस आइडियल हो, ठीक है ना। जैसे निठल्ले हैं, रणवे टाइप के हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, और उसको बॉर्डर पे जाके लड़ना हो और वहां कोई सिपाही ना हो, तो जब घर से निकले तो कोई प्रेम मोहब्बत माया मोहब्बत नहीं है, ऐसे जब मर्जी चल दिए, इधर से कोई खिंचाव आकर्षण नहीं है, और वहां गए तो कोई विरोध भी नहीं है, तो किया गया वर्क शून्य। लेकिन वहां भले ना विरोध हो, लेकिन यहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, उनका एक आकर्षण है, लगाव है, और आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो एक आकर्षण तोड़ के आप वहां जा रहे हैं, वहां भले कुछ नहीं मिला, लेकिन इस आकर्षण को तोड़ने में आपने वर्क किया। यदि रियल गैस है, वास्तविक गैस है, तो वास्तविक गैस के अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और अगर वो निर्वात में फैलती है तब कार्य होता है, ठीक है ना। तब वर्क 0 नहीं होता, क्योंकि आकर्षण के अगेंस्ट उसने वर्क किया है।
आप आकर्षण के प्रति वर्ग किया, उस आकर्षण को तोड़ के आकर्षण का कष्ट झेल के तब वहां गए हैं, तो आपने एक वर्ग किया, वहां भले युद्ध का कष्ट नहीं झेला। तो जब कोई वास्तविक गैस अब ये सोच रहा है ये निठल्ला है, ये रणुआ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, वो सोच रहे हैं रणुआ तो वह है, निठल्ला वह है, लेकिन उसके आगे पीछे कितने लोग हैं। अब वही उसका उसका दोनों लोग अपना नाम बता दीजिए कौन कौन है, तो हम नहीं कहेंगे भाई आगे नाच न पीछे पर, उनका नाम बता दीजिए दोनों लोग। मान कैसे ले, तू ही बता दो बेटा, मिठाई खिलाए हैं लोग, ये शादी करा रही है इन लोगों की, मिठाई नहीं खिलाए हैं, जाने दो फिर बाद में जा, शादी नहीं कराना इन लोगों के, जब तक मिठाई नहीं खिला। तो देखिए यदि जो है ये ध्यान रखेंगे, आगे अभी लिखाएंगे। वैसे वास्तविक गैस वाला तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आइडियल गैस ही पढ़ना है। अगर किसी आदर्श गैस का निर्वात में प्रसार हो रहा है, अगर कोई आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन 0 होता है, लेकिन यदि कोई रियल गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है तो वहां वर्क डन 0 नहीं होता। इंटरनल प्रेशर यानी एटम्स के बीच का जो आकर्षण बल है उसके अगेंस्ट किया गया वर्क वहां पर हमें प्राप्त होता है, जो कि इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है। उस वर्क को करने में गैस अपनी एनर्जी खर्च करती है। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो कूलिंग होती है, ठीक है ना, जिसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं वर्क डन। यदि कोई पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर P के अगेंस्ट dV वॉल्यूम से, या यदि कोई गैस एक्सटर्नल प्रेशर P के अगेंस्ट dV वॉल्यूम से एक्सपेंड करती है, तब वर्क डन बाय द गैस, ठीक है ना। जब कोई गैस, या हम कहें पिस्टन भी कह सकते हैं, ऑब्लिक पिस्टन, जितना पिस्टन फैलेगा उतने गैस फैलेगा, वायदा ब्रैकेट में P एक्सटर्नल के विरुद्ध डेल्टा V दाब, डेल्टा V आयतन से प्रसारित होती है, एक्सपेंड करती है, प्रसारित होती है, तब ना गैस द्वारा किया गया कार्य वर्क डन W, रिवर्सिबल वे में गैस फैल रही है ना, रिवर्सिबल, ये किसके बराबर होता है, P एक्सटर्नल और dV या डेल्टा V, ठीक है ना। स्मॉल वॉल्यूम छोटा छोटा करके है तो डेल्टा V, अदरवाइज इसको समीकरण 1 कर लीजिए। और ये TGT 2005 का सवाल है, TGT 2005। ध्यान देंगे केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना है आपको, टीजीटी के, टीजीटी में फिजिक्स के सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स है, और एलटी में केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में पता नहीं। तो एक आपका फिजिक्स वाला चैप्टर भी टीजीटी का यहां पढ़ा दे रहे हैं ना। अब देखिए, यदि सपोज कर ले कुल आयतन, यहां पहले V1 था बाद में V2 हो गया ना, पहले आयतन V1 था बाद में V2 हो गया। यदि आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित होता है, बढ़ता है, तो कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, हम इसको V1 V2 लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे, यही तो करेंगे। यदि आयतन में परिवर्तन तब
ठीक है ना, कुल किया गया कार्य। डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, V1 V2 लिमिट में PdV को इंटीग्रेट कर देंगे, P एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। ये समीकरण क्या हो गया, मिटा दे। अब देखिए, समाकलित करना है ना। अब जब कोई गैस प्रसारित होता है तो अंदर गैस का दाब धीरे धीरे घटता है, आयतन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे दाब घटता जाता है। हमें यहां जो है, हम अगर n मोल गैस ले, इस प्रेशर को हमें वॉल्यूम से रिप्लेस कर देना है, प्रेशर को हटाना, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट से। तो यहां पर देखिए, अगर n मोल हमारे पास आइडियल गैस हो, फॉर n मोल आइडियल गैस, n मोल ऑफ आइडियल गैस, n मोल आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू nRT के, तो P इक्वल टू nRT अपान V के, यही होगा ना। यहां हम रखते तो प्रेशर को देखिए, N गैस के मोल है, कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, T कांस्टेंट है, केवल V वेरिएबल है ना। सब कुछ हमने P को हटा दिया। जब गैस फैलेगी, जैसे जब गैस फैल रही है तो अंदर दाब घटेगा, और गैस फैलती रहे इसके लिए बाहर का भी दाब धीरे 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 आपको घटाते रहना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा फैल के गैस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, समझे ना। तो अब जो है हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये हो जाएगा V1 V2 लिमिट में nRT अपान V dV। nRT को बाहर कर लें तो nRT V1 V2 लिमिट में क्या हो जाएगा, dV अपान V। इक्वेशन 4 कर दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए, अगर हम इंटीग्रेट करें dx अपान x को, तो होता है log x। अगर लिमिट लगी है x1 x2 की, तो dx अपान x इक्वल टू हो जाएगा log x2 अपान x2 माइनस x1 या x2 अपान log x2 माइनस log x1, यानी log x2 अपान x1। ठीक है, बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर मिटा दें, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल ये हो जाएगा nRT log V2 अपान V1, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के,
तो V2 अपान V1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपान P2 के। तो लिखा जा सकता है nRT log P1 अपान P2। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। यहां पर नेचुरल लॉग है ना, ln लॉगरिथम नेचुरल। देखिए नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में क्या रिलेशन है। नेचुरल लॉग इक्वल टू होता है 2.303 कॉमन लॉग। इसका बेस क्या है e और इसका बेस क्या है 10। ठीक है, बेस e और बेस 10 ये होता है। तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो W रिवर्सिबल 2.303 nRT log V2 अपान V1 यह हो जाएगा 2.303 nRT log V1 अपान V2। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर कंप्रेशन की बात होगी तो यही नेगेटिव हो जाएगा। अगर गैस को आप दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, तो वर्क उतना होगा लेकिन केवल नेगेटिव होगा। कंप्रेशन के लिए, फॉर कंप्रेशन, फॉर एक्सपेंशन नहीं बल्कि कंप्रेशन, तो W रिवर्सिबल -2.303 nRT log V1 अपान V2 यह हो जाएगा -2.303 nRT log P2 अपान V1। ठीक है, P2 V1 V2 उल्टा हो जाएगा ना। अब ये इनिशियल हो जाएगा, जो इनिशियल था वो फाइनल इनिशियल हो जाएगा, पलट देंगे नेगेटिव। ये टीजीटी 2003 और पीसीएस 96 में पूछा गया ये वाला रिलेशन ये। ठीक है ना, पीसीएस 1996 और टीजीटी 2003। टीजीटी 2003 में ये फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है ना, अब इसी पे रोकते हैं और अब यहां से कल देखा जाएगा। ठीक है ना।